नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में रुक करते हैं खबरों का। चक्रवाती तूफान तौकते के कारण अरब सागर में फंसे बॉर्ज पी 305 से बुरी तरह की खबर सामने आ रही है। भारतीय नेवी द्वारा चलाए जा रही ऑपरेशन के दौरान यहां से कुल 14 शव बरामद किए गए हैं। बीते दिन से ही नौसेना द्वारा यहां पर राहत बचाव का अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि राहत की बात की है कि कुल 184 लोगों को बचा लिया गया है। नेवी के अफसर मनोज झा ने 14 शव बरामद होने की पुष्टि की है, जबकि तूफान की वजह से महाराष्ट्र गुजरात में अब तक 63 मौतें दर्ज की गई हैं। बता दें कि चक्रवात तूफान ताउते के कारण अरब सागर में मुंबई से कुछ दूरी पर ही ये बॉर्ज फंस गया था। ऑयल रिंग के पास मौजूद इस बॉर्ज का इनमें से जो भी लोग हैं उनके निकलने का काम अभी किया जा रहा है। भारतीय नेवी, कोस्ट गार्ड समेत अन्य कई एजेंसियां इसमें जुटी हुई थी। अरब सागर में ओएनजीसी के ऑयल रिंग के पास मौजूद खड़े बॉर्ज पी 305 की कंपनी एफकॉन ने इसको लेकर बयान जारी किया है। कंपनी का दावा है कि ये पिछले 5 दशक में आया सबसे भयावह तूफान है जिसने इतनी तबाही मचाई है। कंपनी के मुताबिक जब बार्ज से सोमवार को जानकारी तूफान की दी गई थी तब उसमें कुल 261 लोग सवार थे और अभी तक 184 लोगों को वहां से बचा लिया गया है। नेवी की मदद से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गौरतलब हो कि इस बार्ज के अलावा जीएएल कंस्ट्रक्टर के 100 से अधिक क्रू मेंबर्स को भी बीते दिन नेवी ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला था। इस तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में तबाही मचाई है, जिसमें 60 से अधिक लोगों की जान चली गई है। गुजरात में 45 और महाराष्ट्र में कुल 18 मौतें दर्ज की गई है। बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दमन दीव का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री यहां पर चक्रवाती तूफान ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और उसके बाद अंत में अहमदाबाद में एक रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। तो चक्रवाती तूफान ताउते ने बुरा कहर मचा दिया है। मुंबई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि ये तूफान 120 किलोमीटर दूर से ही वापस लौट गया है, लेकिन तबाही का मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई में हालातों की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से। मुरारी, क्या कुछ स्थिति है इस समय? मुस्कान, देखिए, मैं मुंबई के मड आइलैंड पर मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे मुंबई का वर्सोवा यारी रोड और बांद्रा सीलिंग है और समुद्र में इस समय तीनों सेनाएं कह सकती हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना के जो जवान हैं वो लगातार जो गायब हुए लोग हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। अब तक 165 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, जबकि 17 लोगों की जो है कि अभी तक डेड बॉडी बरामद की गई है। मुंबई के उन तमाम समुद्री किनारों पर लगातार बोट के जरिए, चॉपर के जरिए नजर रखी जा रही है। उन जो गुमशुदा लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। उफान मारते समुद्र के बीच जिंदगियां बचाने के लिए जिस तरीके से नेवी पिछले 24 घंटे में मशक्कत की है, कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अपनी जान को हथेलियों पर लेकर जिस तरीके से लोगों की जान यहाँ पर बचाई गई है और अभी भी बचाव कार्य जारी है। ठीक मेरे पीछे मुस्कान में दिखाना चाहूंगा कि ये बांद्रा वर्ली सी लिंक का ये नजारा है और 2 बोटें आप देख सकते होंगे टीवी स्क्रीन पर कि 2 बोटें यहाँ पर हैं जो लगातार उन लोगों को तलाशने के लिए जो समुद्र के किनारे हैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी की बात करें, जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव की, तो हर जगह पर लगातार जो टीमें हैं उनकी तरफ से शोध चालू है। जिस तरीके से लगातार डेड बॉडी बरामद हो रही है उसे लेकर के भी नौसेना जो सेनाएं हैं वो काफी सक्रिय है और लगातार जो है गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। जी मुस्कान। मुरारी, किस तरह का सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और कहां तक ये ऑपरेशन पहुंच चुका है? तमाम चीजें आपने दिखाई कि 2 बोट हमें समुद्र में भी दिख रही है नौसेना की, जो तमाम तरीके से लोगों को खोजने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए किस तरह का अभियान ये जो है इसमें किस तरह की तेजी लाई गई है और क्या कुछ हथकंडे जो है वो नौसेना अपना रही है लोगों को ढूंढने के लिए? जी मुस्कान, मैं जिस तरीके से मड जेट्टी पर पिछले आधे घंटे में देख पाया हूं कि लगभग 5 से 7 हेलीपैड और चॉपर है जो लगातार समुद्र के ऊपर गश्त कर रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ की जो टीम है वो नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समय समुद्र में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी बोटें हैं जो लगातार जो है कि शोध चल रहा है। लगभग मुंबई से 120 किलोमीटर के आसपास जो डेड बॉडी मिली है उसे लेकर के आशंका जताई जा रही कि बोट कहीं इन्हीं इलाकों में तो नहीं पलटी है। इसके लिए वो तमाम जो सरकारी यंत्रणा है उन्हें लेकर के किया जा रहा है।
मुस्कान में दूसरी तरफ का तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये अंधेरी का इलाका कहा जाता है। ठीक जो सामने समुद्र है, यहाँ पर सुबह से ही नौसेना और वायुसेना की जो टीम थी वो यहाँ पर लगी हुई थी। लगातार यहाँ से कुछ सुराग मिले, क्योंकि मुंबई का ये आखिरी पॉइंट है मरजेट्टी, जहाँ से काफी नुकसान भी तबाही हुई थी और काफी बोट भी ऐसे थे जो इन इलाकों में फंसे थे। तो कह सकते हैं सब मिलाकर जिंदगियां इस समय मौत और जिंदगी के बीच समुद्र में है। उन्हें बचाने के लिए तीनों सेनाएं एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं। जी मुस्कान। मुरारी, जिस तरह की तस्वीरें तमाम आपने दिखाई है, पूरा एरिया आपने दिखाया, ये वो जगह है जो कभी खाली नहीं रहते। यहाँ पर नौसेना फिलहाल है, लेकिन नौका यहाँ पर चलती रहती है, कई नौसेवक यहाँ पर रहते हैं, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर घटित होती रहती है। लेकिन ये जगह हमें तमाम बार खाली दिखाई नहीं दी है, लेकिन आज जो आपने नज़ारा दिखाया है बिल्कुल खाली, बिल्कुल सुनसान ये है। सिर्फ नौसेना की 2 नौकाएं दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ स्थिति है और आंकलन क्या, अगर हम नुकसान का करें तो कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? देखिए मुस्कान, खुद मुझे ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ा, क्योंकि पुलिस और बीएमसी के जवान जो हैं वो समुद्र के किनारे पर तैनात है। किसी को अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस समय मैं जहां मौजूद हूं, यहाँ की स्थिति यही है कि जो मछुआरे थे, जो इनकी बोटें थी या फिर यहाँ जो लोग रहते थे, उनसे समय से पहले लगभग महाराष्ट्र में 12,500 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। और कई ऐसे मछुआरों की बोट थी जिन्हें ताबड़तोड़ समुद्र के किनारे लगाई गई थी। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से लापरवाही कर सकते हैं, यहाँ पर बढ़ती गई है। 2 से 3 बोट सरकार और नेवी के द्वारा लगातार अलर्ट किया जा रहा था। मौसम विभाग लगातार इस तूफान का चेतावनी दे रहा था, बावजूद उसके समय पर न आना और इतनी बड़ी दुर्घटना कहीं न कहीं ये जांच का भी विषय है। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है और उनमें महाराष्ट्र सरकार भी सेनाओं के साथ लगी हुई है। लगातार जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, चाहे वो बाला साहब थोराट हो, चाहे वो असलम शेख हो या वर्षा गायकवाड़ हो, नितिन राउत हो, तमाम लोग जो है कि इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। लगातार नेताओं का समुद्री किनारों पर दौरा भी देखा जा रहा है। जी मुस्कान। मुरारी, किस तरह की स्थिति चल रही तमाम आपने बताई है। मौतों की अगर बात करें तो जो शव बरामद हुए हैं बोट से वो 14 हैं और फिलहाल मुंबई में 18 कुल मौतें हो गई है। हालांकि हम चाहते हैं कि आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन फिलहाल की स्थिति मुंबई में मौतों के आंकड़े की बात करें तो क्या है? देखिए मुस्कान, अभी तो कह पाना जो है कि जल्दबाजी होगा, क्योंकि तीनों सेनाएं का जो मिशन है वो अभी चल रहा है। बड़ी संख्या में जवान जो है समुद्र के बीच उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को वापस 185 लोगों को लाया गया है, उनमें से अगर कुछ लोगों की माने तो उनका कहना था कि लगातार मौसम की जानकारी थी, उसके बावजूद भी कंपनी के जो इंचार्ज थे उन्होंने जो है कि जहाज को मूव नहीं किया और इसकी वजह से हम लोग को इस तूफान में फंसना पड़ा। तो इसे देखते हुए प्रशासन कह सकते हैं कि जो वायुसेना, जल सेना या थल सेना की जो टीमें हैं वो उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि कितने दिन पहले या कितने किलोमीटर दूर तुम लोगों से जो दूसरी जहाज है वो बिछड़ी हुई है। तो उस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन कैमरे के जरिए भी जो है कि वायुसेना नजर रख रही है कि आखिर अगर ये पनडुब्बी अगर डूबी है तो किसी किनारे पर जो डेड बॉडियां मिली है क्या उस बोट में थी, या जो लोग बचाए गए हैं 185 लोग क्या उनमें से थे। तो ऐसे तमाम चीजों को भी लगातार खंगाला जा रहा है और सर्च ऑपरेशन को काफी गंभीरता से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। जी मुस्कान। मुरारी, तमाम लोगों के मन में और हमारे भी मन को ये सवाल कचोटता है कि अभी फिलहाल ये जो तूफान है ताउते, ये 120 किलोमीटर दूर था मुंबई से और इसी ने इतनी भारी तबाही मचा दी है। लेकिन अगर कल को ये जो तूफान है ये ज्यादा आगे आ जाता है मुंबई के पास, अगर ऐसे तूफान आते हैं तो कैसे स्थिति भयानक हो सकती है और कितने नुकसान का आंकलन किया जा सकता है, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जी मुस्कान, और ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में जब हर साल बरसात होती है, नॉर्मल बरसात में कई इमारतें गिरती है, सैकड़ों लोगों के मरने की खबर भी आती है। लेकिन ये जो आपदा थी 120 किलोमीटर पहले से अगर ये मुंबई से घूमी है, उसके बावजूद भी हजारों घरों को परखच्चे उड़ गए हैं, लाखों पेड़ जो है यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। अगर ये भूचाल, ये तूफान अगर उसी स्पीड में मुंबई पहुंचा होता तो जो आज का नजारा देखने के लिए मिल रहा है, शायद ये नजारा दिखाने के लिए मैं खुद भी नहीं रह पाता, क्योंकि 120-114 की स्पीड की जो हवाएं चल रही थी वो कहीं न कहीं मौत को दावत दे रही थी।
गनीमत रहा कि 120 किलोमीटर जैसे ही मुंबई से पहले टर्न लिया गुजरात की तरफ, उसके बाद थोड़ी राहत देखी गई। लेकिन जो तांडव समुद्र के बीच मचाया गया, उसमें जो लोग फंसे हुए हैं, कह सकते हैं कि सुनामी के मौत के गाल में पहुंच चुके हैं। उन्हें निकालने के लिए नेवी और जो सरकारी यंत्रणा है लगातार काम कर रही है। मुस्कान। मुरारी, तमाम जो ये तो ताउते था ये तो निकल गया है, 120 किलोमीटर पहले ही ये मुड़ गया है, घूम गया है वहां से। लेकिन मौसम की क्या स्थिति है? क्या अभी भी मुंबई में बादल छाए हुए हैं या फिलहाल मौसम साफ है? देखिए, अभी तो पूरी तरह से मौसम साफ है। मुंबई के मरजेट्टी के इलाके में हूँ। इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर चलचलाती धूप खिली हुई है। समुद्र का किनारा है, इसलिए तेज हवाएं यहाँ जरूर चल रही है। लेकिन पिछले 2-2.5 घंटे की अगर बात करें तो मौसम कहीं न कहीं अब नॉर्मल रूप लेता हुआ जा रहा है। जो हादसाएं हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, उनका लगातार जो है कि सरकार की तरफ से या जिला अधिकारी की तरफ से जो है कि पंचनामा भी किया जा रहा है, ताकि जिस तरीके की नुकसान हुए हैं, क्या उनका कोई भरपाई दे पाता है। क्योंकि जितनी भी जनता है, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है इस आपदा में, वो सरकार को अपना माई बाप समझ रही है। देखना होगा कि सरकार इस पूरी आपदा में क्या कुछ मदद कर पाती है। जी। और आपने मदद की बात की है मुरारी, किस तरह की मदद सरकार की ओर से की जा रही है ये तो आगे की देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार का क्या स्टैंड है? जो सड़कों पर जो पेड़ गिरे थे इतने और तमाम घर जो तबाह हुए थे, उनको लेकर क्या कुछ स्थिति है? और क्या सरकार ने फिलहाल कोई ऐलान किया है और उनके लिए कोई राहत की खबर उन लोगों के लिए जो इस तूफान में बेघर हो गए हैं? मुस्कान, देखिए, उद्धव सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर से ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष की बात करें, खास तौर पर बीजेपी की, तो महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रही है कि जिनके घर के नुकसान हुए हैं उनका सरकार भरपाई करे। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। लेकिन इस मामले में चाहे वो शिवसेना के नेता हो या राष्ट्रवादी के या कांग्रेस के, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार है, ऐसे में कोई नेता अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। देखना होगा कि जब ये सारी रिपोर्टों को जिला अधिकारी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं तो क्या महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर कोई गंभीरता देती है, क्या कोई राहत सामग्री या कोई सहयोग कर पाती है, यह देखने वाली बात और इंतजार करने वाली होगी। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, ये बात जरूर देखने वाली होगी क्योंकि इस तरह की जब स्थिति आती है, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग सरकार पर ही निर्भर हो जाते हैं। जो लोग बेघर हो गए हैं, जिन लोगों के इस तूफान में अपने चले जाते हैं, वो काफी ज्यादा इसमें सरकार पर डिपेंड हो जाते हैं कि सरकार उन्हें कोई राहत देगी। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ राहत देती है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सड़कों की क्या कुछ स्थिति है? पेड़ इतने गिरे हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या बीएमसी ने तमाम चीजें सही कर दी हैं या अभी भी वैसे ही स्थिति बनी हुई है? मुस्कान, देखिए, जहां पर बड़े पेड़ गिरे थे, जहां पर यातायात प्रभावित थे, वहां पर बीएमसी ने प्रथम प्राथमिकता के साथ जो है पेड़ों की छटाई कटाई के साथ रास्ता क्लियर कर दिए हैं। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी पेड़ और उनकी टहनियां रोडों पर पड़ी हुई है। जिस तरीके से झाड़ गिरे हैं, उन्हें ताबड़तोड़ हटाने के लिए बीएमसी अपनी सरकारी यंत्रणाओं के साथ, जेसीबी मशीन, बुलडोजर, ऐसे तमाम चीजों के साथ समय पर पहुंचकर काम कर रही है। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि 24 घंटे के अंदर जितने भी झाड़ और पेड़ गिरे हुए हैं, जितने भी यातायात की दिक्कतें हुई है, उन्हें तो किसी भी हाल में जो है कि बहाल किया जाएगा। और लगातार मनपा की तरफ से काम भी चल रहे हैं। जी मुस्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आपने जानकारी दी। तो देखा आपने तमाम स्थिति मुरारी ने दिखाई है, तमाम तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि किस तरह से नौसेना की जो 2 नाव है वो लगी हुई है राहत बचाव कार्य में और तमाम तरह की चीजें फिलहाल जारी है। हालांकि लोग वहां पर सरकार पर निर्भर है, लेकिन शिवसेना सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आ पाया है कि लोगों को राहत दी जाएगी या नहीं। हालांकि बीजेपी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि शिवसेना सरकार लोगों को राहत दे और तमाम स्थिति का जायजा ले। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। केरल से पत्रकार से नेता बनी वीना जॉर्ज स्वास्थ्य
मंत्री अब बन गई हैं। केरल में मुख्यमंत्री पीवी जयन ने कैबिनेट का विस्तार किया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, कैबिनेट का विस्तार केरल में हो गया है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में चुना गया है उन्हें। महिला पत्रकार से नेता बनी है और अब वो केरल की मंत्री बनेगी। बड़ी और अहम खबर केरल से बता रहे हैं आपको, केरल में एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जॉर्ज के अलावा 2 अन्य महिलाएं भी नई सरकार में मंत्री बनेंगी। पत्रकार से मंत्री बनी थी और उसके बाद अब मंत्री वो बनेंगी। केरल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, पिनराई विजयन ने एक बार फिर से विस्तार किया है कैबिनेट का। पत्रकार से नेता बनी वीना जॉर्ज अब मंत्री बनेंगी। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कैबिनेट का विस्तार किया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में उन्हें चुना गया है। वीना जॉर्ज पहले पत्रकार थी, उसके बाद वो नेता बनी और अब केरल में मंत्री वो बनेंगी। चलिए तो अब खबरों की ओर रुख करेंगे। कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। सिंगापुर स्ट्रेन मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि सिंगापुर की शिक्षा मंत्री ने बच्चों पर खतरे की बात कही थी। आज बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। केजरीवाल को बच्चों की चिंता है और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे पहले लंदन में स्ट्रेन आया था, तब भारत सरकार की लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। आज दुनिया भर में डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों पर खतरा है, लेकिन समझने की बजाय, अलर्ट होने की बजाय सिंगापुर का मुद्दा बनाया जा रहा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने नए स्ट्रेन को खतरनाक बताते हुए सिंगापुर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की केंद्र सरकार से अपील की थी। इस पर भारत के उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब तो दिया है। बाद में सिंगापुर ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सिंगापुर की नाराजगी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिल्ली सीएम को नसीहत दे दी है। असल में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। सिंगापुर ने आपत्ति जताने के साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर को भी तलब किया है और इसी के साथ उन्होंने भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया है। इसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग से पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले हालांकि सामने आए हैं। सिंगापुर की आपत्ति पर भारत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वायरस के वेरिएंट या विमान नीति पर बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर ने भारत की जो मदद की है उसके लिए उनका धन्यवाद। सिंगापुर का सैन्य विमान से मदद भेजना दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एस जयशंकर ने कहा, हालांकि जिन लोगों को बेहतर पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही हैं और साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान से एक बार फिर से चलिए तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने बयान दिया है और सिंगापुर स्ट्रेन की उन्होंने बात कही है, उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सिंगापुर और भारत दो सरकारों को इसके लिए अपील करनी पड़ी है और इसका खंडन दो सरकारों ने किया है। आप इस तरह किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए मुस्कान, ये जो वायरस है भारत में पैदा नहीं हुआ। देखिए, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो, ये बाहर से ही आया है। चाइना में हुआ, अमेरिका में हुआ। हम फर्स्ट वेव की बात करते हैं, उसी समय अगर हम अलर्ट हो जाते और बाहर से जो वो आ रहे थे उस पर व्यवस्था करते तो शायद हम संक्रमित नहीं होते। मैं एक गांव का उदाहरण दूंगा। कुछ ग्राम पंचायतों ने, प्रधानों ने फर्स्ट वेव में क्या किया, जो भी बाहर से जा रहा था प्रवासी मजदूर, उसको गांव में एंट्री नहीं दी। उसको 15 दिन क्वारंटीन किया गांव से बाहर, चाहे वो स्कूल है, धर्मशाला, उसके बाद उसे आने की अनुमति दी।
तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वेव में गांव प्रभावित नहीं हुए। बिल्कुल। सेकंड वेव में आप देखेंगे प्रवासी मजदूर गए, इलेक्शन हुए प्रधान के, वो दिल्ली से, बॉम्बे से, दूसरे शहरों से वहां प्रधान के लिए वोट डालने गए और कोरोना दे के वापस आ गए। तो देखिए, सिंगापुर का मामला हो चाहे दूसरे देशों का मामला हो, तो केजरीवाल जी का एक सुझाव दिया उन्होंने कि भी सिंगापुर वायरस ज्यादा खतरनाक है, तो हम एहतियात बरतें। एहतियाती कदम उठाना कोई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं। देखिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी होती है और बहुत सारे देश उड़ानों पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कहीं ना कहीं उनको भी डर होता है कि भी जो वायरस है वो हमारे यहाँ ना आए या ना फैले और हम अपनी जनता की रक्षा कर सकें। ये बात अलग है कि देखिए, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। और इसी बात को केंद्र सरकार ने कहा है। और देखिए, किसी भी देश के बारे में जब एडवाइजरी जारी होती है मुस्कान, तो उसकी छवि खराब होती है। मान लीजिए भारत के खिलाफ कोई इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है या प्रतिबंध लगाता है, तो भारत भी खंडन करता है और निंदा करता है। तो सिंगापुर के मामले में भी आप देखेंगे कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि भाई इस तरह से ट्वीट आया है, तो उन्होंने जवाब दिया, वहां के राजनयिकों ने भी जवाब दिया और वहां की सरकार ने। देखिए, होने लगा था कोरोना का भारतीय स्टंट, या तो भारत का जब नाम जुड़ा तो भारत ने आपत्ति दर्ज की थी कि भाई भारतीय वायरस नहीं है, भारतीय स्टंट कुछ नहीं है, भारत का नाम उसमें न जोड़े। तो फिर मानना पड़ा उस बात को विश्व पटल पर कि वायरस के साथ भारत का नाम नहीं जोड़ा गया। तो इसी तरह से सिंगापुर भी एक, और सिंगापुर भी नहीं चाहता किसी वायरस के साथ उसका नाम जोड़ा जाए, क्यों? कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है। ठीक है उपाध्याय जी, एक बात जो आपने कही ये बात काफी सही है कि छवि जो है वो एक राज्य की, एक देश की खराब होती है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि ये बयान जो है वो भारत का नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है लेकिन देश के बच्चों की नहीं है और हमें देश के बच्चों की चिंता है। ये जो राजनीति का यहाँ पर मोड़ आ गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार एक बड़े परिदृश्य में चीजों को देखती है और विदेशों के साथ संबंध, फॉरेन की कूटनीति, हमारी विदेश नीति, वो केंद्र सरकार फैसले लेती है और वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही फैसले लेती है। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है और उसकी सोच दिल्ली की जनता के प्रति होती है। क्यों? दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, उनका कहना भी जायज है कि भी जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और केंद्र सरकार को चिंता करनी चाहिए। और केंद्र की जो चिंताएं हैं वो अपनी जगह वाजिब है कि देखिए, संकट काल में सिंगापुर ने मदद की है भारत की और हमारी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा सहयोगी सिंगापुर रहा है। तो उन रिश्तों को खराब नहीं करना चाहेगा केंद्र। तो केंद्र अपनी जगह सही, लेकिन दोनों को एक बीच का रास्ता, देखिए, जनता के हित सर्वोपरि है। जिस तरह राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, तो राष्ट्र हित में जनता का हित जुड़ा होता है। तो जनता के हित में अगर कोई कड़ा फैसला लेना होता है तो सरकारों को बिना किसी दबाव के, बिना किसी हिचक के कड़े फैसले लेने होंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से महामारी फैल रही है, बहुत सारी जानें जा रही हैं, हम प्रॉपर उनको ऑक्सीजन, बेड, दवाई या हेल्थ फैसिलिटीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पा रहे। बिल्कुल उपाध्याय जी, एक बात आपने कही कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि इस समय जो भारत के अंदर स्थिति है,
केंद्र भारत सरकार, केंद्र जो है वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है और राज्य सरकार राजनीतिक आरोप केंद्र पर लगा रही है। इस तरह से भारत की भी विदेश में किरकिरी होती नजर आ रही है। इस समय बीच का रास्ता निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आपने बातें साझा की उसके लिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।